आज के इस डिजिटल दुनिया में हम लोग अब डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं और अब से आपकी जो पढ़ाई है वो डिजिटल बोर्ड पर कराई जाएगी। और आपको जो भी कोई कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज से आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम क्लास 10 की तैयारी कराने वाले हैं। और क्लास 10 में जो बच्चे हैं किसी भी बोर्ड से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं वो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इसी चैनल पर राजू रजत सर पर आप आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से आपको हम क्लास 10 के जो मैथ है उनको अब हम तैयारी कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 10 के जो मैथ है वो चैप्टर का जो पहला चैप्टर है उसमें वास्तविक संख्या आता है। और इस वास्तविक संख्या के हम यहाँ पर आपको थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स, थ्योरी भी देंगे और इसका एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है, तो वास्तविक संख्या को हम समझ लेते हैं और वास्तविक संख्या के बाद हम समझेंगे आगे के काम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिखने के लिए कुछ ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को किस तरीके से समझे कि आगे जाकर के जो हमारा पैटर्न है, हमारा जो थ्योरी है उसे हम समझ सकें। वास्तविक संख्या एक्चुअली होता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी रियल दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में हमको समझना है। इसमें क्या आता है, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय जो जानते हैं, परिमेय जो होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो उसे हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। और p/q के फॉर्म में जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं हम उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वो क्या करता है, वास्तविक संख्या वो दोनों को एक समूह में बना करके लेता है, दोनों को एक समूह में बना करके लेता है और यहां से जाकर के ये कंप्लीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को r से सूचित किया जाता है। अब r से सूचित इसलिए किया जाता है क्योंकि r जो होता है r फॉर रियल होता है। r फॉर क्या होता है, रियल। और रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है वास्तविक। और यहाँ पर जो आप r को देख रहे हैं, यहाँ पर r, एक मिनट, यहाँ पर जो आप r देख रहे हैं यहाँ पर है, इस r से सूचित करते हैं। ये r पर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होता है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को एक साथ लेता है और इसे हम वास्तविक संख्या है यानी इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं r, और ये r जो है ये लिया हुआ है r फॉर रियल, इसे हम इसे r से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। और काउंटिंग नंबर्स आर फॉर नेचुरल नंबर, तो हम उसे क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो जिसका पहला अक्षर जो होता है लेटर, हम उसी से डिनोट करते हैं। तो अब हम चलेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर होता कौन कौन सा है, एग्जांपल लेकर के क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप एग्जांपल में इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √4 है, 9 है, √2 है, √7 है, -5 है, पाई है। पाई का मान 22/7 22/7 होता है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और पाई का एक जो होता है डेसिमल वैल्यू होता है, ठीक है, वो भी होता है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं -100 है, -100 यानी -100, ये भी क्या होता है, ये सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ये सभी वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को कंबाइन करके लेता है, तो हम उसे वास्तविक संख्याएं के कैटेगरी में रखते हैं। अभी हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में। वास्तविक संख्याओं यानी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं उनके हम टाइप्स को समझेंगे। अब रियल नंबर जो होते हैं उनके टाइप्स को समझेंगे उससे पहले हम यहाँ पर देख ले इसको कि वास्तविक संख्याएं की जो प्रकार होती है उसमें क्या क्या होता है। वास्तविक संख्याएं पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से ही बना। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, पूर्णांक है। उसके बाद परिमेय है, परिमेय का मतलब होता है रेशनल एंड इरेशनल। उसके अलावा है इरेशनल के अलावा जो है इसी के कॉम्बिनेशन होता है, इसी का एक सेट बनता है। उस सेट के मिलने से ये क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या बनता है। तो वास्तविक संख्या के एक प्रकार हो गया, जैसे कोई आदमी है उसका 4 एक लड़का हुआ तो 4 क्या हो गया, उसका एक फैमिली ग्रुप बना गया। उस 4 लड़के की शादी हो गई, फिर आगे फैमिली बढ़ी, उस सभी एक ग्रुप में आ गया। उसी तरीके से हमारा एक ग्रुप होता है, यानी वास्तविक संख्या का हम समझ ले तो वास्तविक संख्या का ये जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सब समझ सकते हो। वो एक उसका बेटा हो गया, बेटा का मतलब फैमिली मेंबर्स हो गया। और वो पूरा क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार होते हैं। अभी हम चलेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। सबसे पहले प्राकृत संख्या को समझेंगे कि आखिरकार प्राकृत संख्या होता क्या है। शून्य को छोड़ करके अनंत तक की धनात्मक,
संख्याओं को प्राकृत संख्या का दर्जा दिया गया। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि शून्य को छोड़ देना है, शून्य को छोड़ करके अगले जितने भी संख्या होंगे उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो प्राकृत संख्या में हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 करते ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, गिनती की संख्या को। गिनती की जो संख्या होती है 1 से लेकर के 100 तक, या फिर आप जहां पर जाना है मिलियन ट्रिलियन, ठीक है, वहां तक ये आते हैं। इसका मतलब है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। All counting numbers are called, all counting numbers are called natural number. It is denoted by R. Sorry, it is denoted by n, and R is denoted by real number. So first of all we understood प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, शून्य को छोड़ करके, यानी इसमें शून्य नहीं आएगा। अगर हम इसमें अगर शून्य को ऐड कर दिए तो फिर ये नेचुरल नंबर ना हो करके ये दूसरा कोई संख्या बन जाएगा। तो हम उसे नेचुरल नंबर ना समझ करके कोई दूसरा संख्या समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं अगला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है 1 2 3 4 करके, जितना भी अनंत तक आपको जाने की जरूरत है आप जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या होती क्या है, अभी हम आपको बताएं कि अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो संख्या क्या होती है। तो अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो वो संख्या जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वही संख्या हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर हुआ, कि प्राकृत संख्या हो गया गिनती की संख्या जिसमें हम 0 को ऐड नहीं करेंगे, और पूर्ण संख्या हो गया जिसमें 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा। बस ये एक स्टेप आगे जाता है। इसमें क्या होता है, शून्य को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या है। इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। और इसे यहाँ पर तो हम नहीं दिया है, इसे W से डिफाइन किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। तो अभी हमें समझना क्या है कि 0 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सब क्या होती है, वो होती है पूर्ण संख्या। अभी हमको चलना है पूर्ण संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या हम समझते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि गिनती की संख्या में 0 को ऐड कर देंगे, क्या कराएंगे ऐड, 0। यदि हम गिनती की संख्या में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या, एक अलग से पूर्ण संख्या हमारा बन जाएगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर नंबर। ये क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये क्या कहता है, पूर्णांक। आप समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्लस आता है, माइनस आता है, यानी प्लस वाले जितनी भी वैल्यू होंगे और माइनस वाले जितने भी वैल्यू होंगे उन सभी को एक साथ हम ले लेंगे तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर का मतलब हम इसे समझेंगे तो पूर्णांक संख्या। इसमें माइनस भी आते हैं और प्लस भी आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ये सारे माइनस हो गए। लेकिन माइनस के बाद हमारा जीरो है वो क्या हो गया, मीडियम टर्म हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, जो माइनस को भी ले रहा है और प्लस को भी ले रहा है, यानी माइनस और प्लस दोनों को एक साथ ले रहा है। इसका मतलब है कि माइनस से हमारा शुरू हो रहा है और 0 पर जाकर के मीडियम टर्म हो गया और इसके बाद से डिफाइन होगा ये। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई घर है, उस घर में कोई आदमी रहता है, उसके 2 बेटे होंगे, तो 2 बेटों को क्या करेगा, डिफाइन करेगा एक दीवार। वो दीवार किस बगल, वो छोटे वाले बेटे रहेंगे, दीवार किस बगल बड़े वाले बेटे रहेंगे। इसका मतलब है तो दीवार जो है वो मेन डिफाइन कर रहा है, वो 0 का भी काम दीवार है, वाल है, उसी को आपको समझना है कि इसमें एक फैमिली है जिसके 2 बेटे हैं, एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है, एक अच्छा लड़का है जिसको हम प्लस समझ लेंगे, एक खराब लड़का है जो बदमाशी करता है उसे माइनस समझ लेंगे, और 0 क्या हो गया, 0 वो डिफाइन कर देता है कि भाई अब तुम यहाँ पर आओ, अब तुम यहाँ पर आओ, ये दीवार है, उसको डिफाइन कर देता है। समझ में आ रहा? अभी हमको यहाँ पर समझना है ये, अब अगला पॉइंट को समझना है, ये तो समझ लिया परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या 10th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में, और यदि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को नहीं समझे ना तो 2 से 5 नंबर आपका कट जाएगा। कितना नंबर, 2 से 5 नंबर। तो आप लोग देखिए पढ़ाई को हम करा रहे हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप लिखिएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। और जल्द ही हम लोग ऐप पर भी आने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो आपको इनहेंस करके बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या को, आखिरकार ये होता क्या है। इसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं।
रेशनल नंबर वैसे संख्या जिन्हें अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इंग्लिश में से बोले तो रेशियो, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी पी बाई क्यू के रूप में। जैसे हम लेकर के हम आपको चलते हैं, बहुत सारे कुछ लेकर के हम आपको बता देंगे तो आप बढ़िया समझ जाइएगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो पी बाई क्यू यानी ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके देखिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें ये समझना है कि पी बाई क्यू का जो फॉर्म है ये इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, इस तरीके से, यानी कि बट्टा में जो रहेगा 2/3 हम ले सकते हैं, 4/5 हम ले सकते हैं, 6/7, कोई भी ऐसी संख्या जो बट्टा में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, हम उसे कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 2 लिख रहे तो कहेगा कि सर ये 2 तो इसमें बटन है ही नहीं है। अब आप समझिए, जो बच्चे क्लास में पीछे पढ़े होंगे, 2 का मतलब 2 नहीं होता है, 2 का मतलब होता है 2/1, और 1 जो होता है वो किसी भी बट्टा में लिखाता नहीं है, वो 1 दिखता है बैकग्राउंड में, छुपा रुस्तम में, 1 को हमको लिखने की जरूरी नहीं है, 1 ऑटोमेटिक शो करता रहता है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम इसको 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए 2 को कौन पूछेगा तो क्या कहिएगा, परिमेय संख्या कहिएगा, क्योंकि 2 जो है 2/1 के बराबर होता है। 1 को अगर हम कहें तो 1 जो होता है 1/1 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि 1/1 हमारा जो है 1 हो जाता है, समझ में आ रहा। अब हम चलते हैं अगले डाउट की तरफ। अगले जो आपका टॉपिक्स है ये परिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज हम आपको और बता दें, क्योंकि ये हमारे अनुसार से क्लियर नहीं हुआ है, सॉरी हमारे अनुसार से भी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी हम चले इसको थोड़ा सा आगे लेकर के, क्योंकि एक चीज और बताना इसमें बाकी रह गया, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं परिमेय संख्या में होता क्या है कि बहुत बार बच्चे जो होता है वो रूट में ले लेता है, जैसे रूट में, तो ये रूट में है, अगर इसका कोई हाथ निकल करके नहीं आ रहा है तो हम उसे अपरिमेय समझेंगे, जैसे रूट का कोई वैल्यू नहीं। इसी तरीके से अगर हम √4 करें, सॉरी √4 को अगर हम ले लें तो ये √4 हमारा क्या होगा, तो √4 हमारा इसका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि √4 किसी का सेम टू सेम गुणांक है। जैसे अगर हमको 4 लिखना है, 4 का मतलब क्या होगा, 2 × 2, यानी समान संख्या से किसी समान संख्या को गुणा किए, यानी समान संख्या को समान संख्या से गुणा किए तो हमारा ये आ गया। अगर इस तरीके की कंडीशन इसमें आ रहा है तो अगर वो रूट में रहेगा भी तो भी हम उसे परिमेय संख्या ही कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस 4 को इस तरीके से रूट में लिख दे और कोई पूछेगा कि बताइए √4 क्या है, तो हम कहेंगे परिमेय संख्या है, राजू सर जी का क्लास किए हुए हैं, परिमेय संख्या है √4, राजू सर बताए हुए हैं कि अगर कोई समान संख्या से उसको कंपेयर करता है, समान संख्या से मल्टीप्लाई करता है तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। इस तरीके की और भी संख्या होंगी, जैसे आपको √9 आएगा, उसी तरीके से √16 आएगा, उसी तरीके से √25 आएगा, उसी तरीके से बहुत ऐसी संख्याएं आपके सामने आएगी, समझ में आ रहा है। तो परिमेय और अपरिमेय का झंझट अब से आपको नहीं होनी चाहिए। परिमेय और अपरिमेय का जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग में वो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आप राजू सर का क्लास कर रहे हैं और हम आपको कोई भी डाउट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ समस्या थी जो अब समस्या का पूरा करने के लिए एक सर है जो हमको हेल्प किए, और उसी माध्यम से अब आपको हम बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक से हमारा परिमेय अपरिमेय हो गया है, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या को, सॉरी अपरिमेय नहीं हुआ, अपरिमेय को लेते हैं, क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय अगर समझे तो वही से क्लियर हो गया था, लेकिन थोड़ा सा डाउट इसमें अगर आपको बच जाएगा। अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए वैसे संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में हम चेंज नहीं करते हैं, यानी वो p/q के रूप में नहीं रहेगा, वो एक अलग फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम आपको बताया कि √2 है, √3 है, √33 है, यहाँ पर 22/7। अब ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में पूछता है, क्लास 10th में पूछता है तो हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे पूछता है, क्या पूछता है। अब आप देखिए ये 22/7, ठीक है ना, 22/7 ये मान किसका होता है, ये मान होता है पाई का। लेकिन अब ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाई और 22/7 में अंतर क्या है। पाई और 22/7 में बहुत अंतर है, उस अंतर को आप समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका पकड़ा रहेगा, और वो ऑब्जेक्टिव आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि पाई क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे कि पाई क्या होता है, इसका मतलब है कि पाई अकेले है, पाई को हम π/1 कभी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि पाई को π/1 कर देंगे, नहीं, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, नहीं है,
रियल नंबर है नहीं है, तो रियल नंबर के अंदर भी ये नहीं है, इसका मतलब है कि वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रियल नंबर का मतलब ही क्या है, पूरे वर्ल्ड वास्तविक दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रियल नंबर है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, तो हम पाई को बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है। राजू सर बताए हुए हैं कि अपरिमेय संख्या होता है पाई, और पाई का जो है मान होता है, यही मान होता है 22/7। अगर हमको ये पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 22/7 ये रियल नंबर के अंदर है, यानी एक नंबर होता है और नंबर P/Q के फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 10 में कई बार पूछा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी हम चलेंगे अगले, यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बोले √2 है, √3 है, हम आपको क्या बोले कि रूट में रहने से नहीं होता परिमेय। रूट का जो वैल्यू होता है वो देखना पड़ता है कि रूट का आखिरकार वैल्यू क्या है। अब मान लीजिए ये भी रूट में, अब ये भी रूट में रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? √4 का हम निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि हर रूट में रहने वाली संख्या है परिमेय, और परिमेय के रूट में नहीं होगा। हर रूट में रहने वाली संख्या है या तो वो परिमेय भी हो सकती है या तो अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन आपको वहां पर अपना कॉमन सेंस लगाना है कि वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अभी चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अगला टॉपिक्स है अपरिमेय संख्या। शायद दो बार टाइप हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। हम पाई का जो वैल्यू था हम क्लियर करा दिया है। अभी हम चलते हैं अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, जो क्लास 10 में पूछे जाते हैं अक्सर, और आपके मन में भी या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, वहां पर भी होता है कि क्या शून्य जो है एक वास्तविक संख्या है? क्या शून्य एक वास्तविक संख्या है? तो देखिए हाँ, शून्य एक वास्तविक संख्या है। शून्य एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि अब देखिए शून्य, और इसमें हम एक चीज और बता दें आपको, आप लोग समझ लीजिएगा कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री, उसमें जब पढ़ाया जाता है कि कोई संख्या है 2, उसके बटा में 1 छिपा रहता है, इसका मतलब है कि 2/1 हम 2 लिख सकते हैं। लेकिन रामानुजम जो मैथ के बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, मैथ के जनक, मैथ के पिता के रूप में जाने जाते हैं एक तरह से, वो क्या किया, उसके टीचर जब पढ़ा रहे थे कि बोले कि अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक है, उसी संख्या से भाग कर दे तो 1 हो जाता, जैसे 2 को 2 से भाग करें तो 1 होगा। तो रामानुजम वहां पर क्वेश्चन कर दिया कि सर अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा? तो टीचर वहां पर अका बका हो गया। लेकिन हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, अगर किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब है वो इन्फिनिटिव के रूप में चला जाता है। अगर हमारा संख्या 1 है, इसको 0 से डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटिव हो गया। ये कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि 0 है। 0 का मतलब वो अपने आप में 0, और उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो इन्फिनिटिव कुछ भी मान हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये समझना है। इसका मतलब है कि हाँ, शून्य एक वास्तविक संख्या है, और हम शून्य को 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक संख्या हमारा, ये भी पूर्ण संख्या के अंदर आता है। नेचुरल नंबर तो नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक है कि क्या वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या में कोई अंतर है? देखिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको बना करके बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ताकि जो डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, और फिर जिंदगी में आप हमारा नाम याद रखेंगे कि राजू सर का क्लास किए थे। अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? एक अंतर वो है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। अंतर ये है कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं। हम आपको क्या बताएं कि वास्तविक संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर, ये सब आता है। इसका मतलब है कि बस याद रखिएगा कि सभी, यहाँ पर देख लीजिए कि वो सभी परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। ये याद रखना, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में √2 आता है, √3 आता है, √4 आता है। तो √4 को तो आप ले सकते हैं परिमेय संख्या में, और √2, √3 तो और परिमेय हो गया, तो कहां से आ जाएगा? यही समझना है आपको, ठीक है। अगला देखना है कि क्या ऐसी वास्तविक संख्या है जो परिमेय या अपरिमेय नहीं? कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जो परिमेय भी नहीं है और अपरिमेय भी नहीं है? इसका मतलब ये है कि नहीं, ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो न तो परिमेय हो और न ही अपरिमेय, वास्तविक न परिमेय, यानी कि ना वो परिमेय होगा न ही अपरिमेय होगा। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या की परिभाषा ही बताती है कि यह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संयोजन होता है।
इसका मतलब है कि ना वो परिमेय होता है ना अपरिमेय होता है। ऐसी कोई भी संख्या दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है कि वो परिमेय और अपरिमेय दोनों, क्योंकि या तो परिमेय होगा या न तो अपरिमेय होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रमेय का। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से हम अन्य कथनों को सिद्ध किया जाए, अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं एक अलग लेवल का। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके प्रयोग से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। अब होता क्या है, उसके बारे में हम जब क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर में चलेंगे, तब वहां पर आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि लेमा का यूज कहां से करते हैं। अभी हम चलते हैं, प्रमेय का हो गया, प्रमेय का को इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है भाई, देखिए माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाला मान। ठीक है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान है जहां पर a बराबर b q प्लस r। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं, उसके बाद हमको समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये जो a है, आप लोग पढ़ेंगे क्या हिंदी में, जो क्लास 7-8 में, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। एक्चुअली उसी को यहाँ पर इंग्लिश में डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसी को क्या किया, इंग्लिश में डिफाइन कर दिया। अब समझना है कि ये a क्या हो गया, तो भाजक हो गया, b क्या हो गया, भाजक हो गया, q क्या हो गया, भागफल हो गया, और r को क्या करेंगे, r को शेषफल जोड़ देंगे। यानी r फॉर रिमाइंडर होता है, q फॉर कोशेट यानी इंग्लिश में कोशेट, हिंदी में भागफल, b फॉर जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ और भी होता है थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो आप इसे हिंदी में समझ लीजिए भाजक, और ये जो होता है भाज होता है। अब इसी को समझना ये है कि हिंदी में जो हम लोग पढ़े थे 7-6 में 8 में, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी को a बराबर b प्लस r में फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, उसमें हमारा एक और ऋणात्मक मतलब जिसमें ऋण न हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आता है। अभी हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है। यहाँ पर प्रमेय का जो है विभाजन के नियम पर आधारित है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हम लिख दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये बराबर b प्लस r होता क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत बच्चे 9th में पढ़ते भी नहीं है, तो 9th में नहीं पढ़ते होंगे तो 10th में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप जो है इसको सदस्यता प्राप्त कर लेंगे, तो आपको जितने भी हम वीडियो डालेंगे वो सभी आपके चैनल, आपके जो मोबाइल है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी जो भी है, उन पर नोटिफिकेशन जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होने देंगे। चलिए a बराबर b प्लस r है, a बराबर b प्लस r को ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, एल्गोरिथम को समझेंगे। एल्गोरिथम सुप्रवासित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करता है। जैसे हमें क्या है कि हमें कहीं दूसरी जगह पर जाना होगा तो हम बाइक का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि पैदल चलते चलते हमारे पास समय ज्यादा लग जाएगा और किसी काम को हम सही समय पर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वही चीज को यहाँ पर ये शो करना है। ठीक है, एल्गोरिथम जो होता है वो शो करता है। एल्गोरिथम मोबाइल का एल्गोरिथम होता है, लैपटॉप का एल्गोरिथम होता है, ऐप का एल्गोरिथम होता है, अलग अलग एल्गोरिथम पर काम करता है। एआई चैट ऐप होते हैं बहुत सारे, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम अलग अलग एल्गोरिथम पर वर्क करता है। गूगल एक अलग एल्गोरिथम पर वर्क करता है। इसका मतलब है कि हमें भी इसको समझना उसी तरीके से बिल्कुल कि एक सुप्रवासित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, एक विधि प्रदान करता है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, हम आपको बता दें, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है कि हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, COMMON कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि 2 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 8 को हम 2 चौका 8 एक ही मतलब में अगर हमारा कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये एचसीएफ हमारा हो गया, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, हमारा हो जाएगा 2, यानी इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। तो अब हम ये तो क्लियर समझ ही लिया। अभी हम आपको आगे वाले बताते हैं, आगे हम ले चलते हैं थोड़ा सा। अब हम आपको आगे बताएंगे चरण 1 में।
अभी हम देखते हैं स्टेप 1 को। होता क्या है कि इसके बारे में आपको डिफाइन करना होता है। क्लास 10 में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं, तो उसको तो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमें जो है कुछ भी ऐड करने की जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर के बारे में दे रहा है। चरण 1 है, ए और बी के लिए इक्विवेलेंट प्रेमिका का प्रयोग करना है। इसलिए हम 2 पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त कर सकते हैं और A बराबर BQ प्लस R को हम ले सकते हैं। तो अभी लेने की कलम जरूरी नहीं, पहले आप समझ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप को आपको अगर आप मैसेज करेंगे तो मैसेज के अनुसार से आपको PDF भी दिया जाएगा। चलिए चरण 2 में आप समझ लेंगे उसी के अनुसार से होता है और उसको फिर से डिफाइन किया जाता है। जैसे हम आपको बता दें क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कोई आदमी आपको कहेगा कि 4 और हमें जो है 6 का हमको एचसीएफ निकाल के दीजिए यूक्लिड विभाजन से, तो क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है। अगर 6 बड़ा होगा तो 6 ग्रेटर देन 4 अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर क्या लिखेंगे, 4 से मुझसे कोस्ट मतलब क्या करेंगे, रफ में हम इधर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, 6 में से 4 गया 2, फिर हम 2 से करेंगे 4, ठीक है, 2 2 नहीं 4, हमारा ये क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये सेक्शन कट जाएगा 0 बचेगा, इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी को हमको डिफाइन करके लिखना है। तो पहला चरण में जो ऊपर में लिखा था वो क्या लिखा था, 4 × 1 प्लस 2 हो गया। अब अगला स्टेप लिखेंगे ये पिछला वाला, ठीक है, तो ये लिखेंगे 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 प्लस 0 हो गया। जब ये सेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब है कि एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो गया हमारा ये जो 0 होगा इसके जस्ट इधर वाला, ये हमारा 2। इसी को इस चरण में डिफाइन किया गया, बस आपको समझ लेना है। और लास्ट में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अंत में हमें एचसीएफ प्राप्त होगा, वही इस तरीके से आता है। क्वेश्चन समझाएंगे उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी हम चलते हैं, 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सूत्र होता है, वो अगले मतलब 1.2, 1.3 और 1.4 जो क्लास में है, क्लास 3 वो सभी के बारे में होता है। तो ये होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ जाता है। इसका मतलब है कि 2 संख्याओं का गुणनफल लेता है, 2 संख्याओं का गुणनफल लेता है तो एचसीएफ × एलसीएम आता है। अब देखिए एचसीएफ जो होता है वो 2 संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब है कि हम आपको लिख दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये सही तरीके से शो ना करता हो, इसका क्वालिटी थोड़ा कम है। तो एचसीएफ का बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल, यानी इंग्लिश में हम से बोलेंगे गुणनफल, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, गुणनफल। और बटे में क्या होता है, बटे में होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, क्या होता है, एलसीएम। अभी हमें ये समझना है कि ये जो होता है एचसीएफ का होगा, उसी तरीके से एलसीएम का हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसके बटा में करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में हो जाएगा एचसीएफ। चलिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, आप ये समझ सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। अभी हम ये समझ लिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम ये समझना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। देखिए ये गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रमों को बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए बहुत बच्चे होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो भाज्य संख्या होता है वो भाज्य संख्याओं को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी भाज्य संख्या जो होती है वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और डिफिनेशन लिखोगे, घबराइए नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ठीक है, गुणनखंडित यानी गुणनखंडित की जा सकती है। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे क्या किया जाता है, विस्तार रूप में लिख दिया जाता है। अभी देखिए एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्याओं का क्रम पर विचार न किया जाए, यानी उसके क्रम पर हम एक के बाद जैसे 2 आता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 4 आता, क्रम हो गया, एक के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, क्रम हो गया। उस क्रम पर अगर विचार न किया जाए तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी चलिए जो भी कंफ्यूजन होगा चैप्टर में चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं, तो उस दशमलव प्रसार के क्वेश्चन को भी समझना है कि कैसे हम उस दशमलव प्रसार को विदिन सेकेंड में, विदिन 5 सेकेंड हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, वो फॉर्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं, वो फॉर्मूला जो है यहाँ पर आता है, वो फॉर्मूला होता है कि Q बराबर 2 के पावर m
गुने 5 के पावर n। जैसे हम आपको बता दें कोई संख्या रहेगा 3/8, इसका मतलब है कि हम इस 8 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, हमारा 2 आया। इसका मतलब है कि 3/2 के पावर 3। इसका मतलब है कि ये 2 या 5 के बटा में अगर रहेगा, क्यू किसको बोलते हैं? P/Q में क्यू जो होता है वो नीचे वाले को डिफाइन किया गया। किसको डिफाइन किया गया? नीचे वाले को। इसका मतलब है कि जब भी या तो नीचे में सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जाकर के हमारा होगा। जैसे अगर आपको कोई कर दे, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, ठीक है, जैसे हम कह दें कि 7/40। अब ये शांत है कि आसान है आपको समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन आता है। तो 40 का एलसीएम निकालेंगे सीधा। क्या करेंगे? 40 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर क्या करेंगे? 2 से 5। अब देखिए समझना ये है कि 7 है, नीचा में हमको तोड़ना है, तो 2 का पावर क्या हो गया? 3 गुने 5 के पावर 1। अब ये हमारा जब 2 और 5 रहेगा तो नीचा में हम समझेंगे 7.5। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो उसे हम आसान समझेंगे। आसान का डिफिनेशन बता दें, जैसे 7 बटा अगर आपको 9 रहेगा तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 7/3 गुने 3। इसका मतलब है कि आसान हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया। इसी को हमें समझना था। अभी हम यहाँ पर आपको समझा दिए फॉर्म में। चलिए पिक्चर आपको शो नहीं कर रहा होगा, ये हम क्लियर आपको यहाँ पर लिख दिए। ये फॉर्म याद रखिएगा, P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q बराबर 2 के पावर m, 5 के पावर m और m जो होता है उसके घातांक को डिफाइन करता है। अगला चीज को हम देखेंगे, यदि P/Q एक परमेय संख्या और Q बराबर 2 के पावर m, Q बराबर नहीं है 2 के पावर m और 5 के पावर 8 के रूप में, तो हम उसे क्या कहेंगे? जहाँ m तथा n पूर्णांक संख्या होती है और P तथा Q असमभाज्य हो, तब परमेय संख्या के दशमलव प्रसार आसान हो जाता है। यानी हम आपको बताए क्या थे? जैसे हम आपको बताए थे अभी कि 3 बटा हमारा 12 है, तो हम इसे तो पहले काटेंगे 1/4, 3 का 3 1/4, 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? अब शांत का मतलब ये होता है कि पूरा कट जाता है। 4 को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0 दे करके दशमलव दे देती, हो गया 4 दूना 8, 10 पे 60 गया 2, यहाँ पर हम दशमलव देंगे 4 5 20, पूरा कट गया कि नहीं कट गया? यानी दशमलव में भी कट जाता है। यानी कटने का मतलब है कि शांत है, अगर नहीं कट रहा तो अशांत है। जैसे 5 बटा हम 9 ले रहे हैं, ये कहीं से नहीं कटेगा। इसका मतलब है इसी को हमको बताना है 5/3 गुने 3। P/Q को फॉर्म में है, लेकिन Q ये फॉर्म है, ये Q है, लेकिन Q बराबर क्या होता है? 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। ये फॉर्म में तो है ही नहीं है, इसलिए इसे आसान समझेंगे। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नोट, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याएं जैसे हम आपको बताए थे √2, √3, √5, √7, ये सब का क्या होगा? ये सब का आसान अनावर्ती होगा। अभी हम वास्तविक संख्या के जो चैप्टर है उसको हम अगले क्लास में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। एक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का एक करके हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा ना, आप हमारे चैनल पर आइए और यहाँ से डाउट क्लियर करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक्स था यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या किस प्रकार की आपको कंफ्यूजन हो रही है। और जल्द ही हम लोग जो है ऐप पर भी लॉन्च होने वाले हैं और ऐप पर आपको क्लास दी जाएगी, आप परचेस कर सकते, बहुत ही कम प्राइस रखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।